हेलो गाइज, मैं विनीत कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। देखिए, मैंने आप लोगों को क्लास 10 का लेसन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को दे दिया है। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसी प्रकार से आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का भी क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आपको दिया जाएगा यहाँ। और इतने लंबे इंतज़ार के बाद वीडियो इसलिए आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, ताकि आपका बोर्ड अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है और आपके एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन बाहर चला जाए। इसलिए जो है आराम से एकदम मान लीजिए कि आपका 2023 और 24 और 25 3 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ उत्तर के साथ, आंसर के साथ, ये मान के चलिए कि सब दिया गया है। एक साल में आप मान के चलिए कि 7 सेट बोर्ड पेपर में, एक साल में उत्तर प्रदेश में, यूपी में 7 सेट बनते हैं। और इस 7 सेट में आप मान के चलिए कि हर साल पूरे उत्तर प्रदेश में बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 के 7 सेट बनाए जाते हैं। और 2023 के 7 सेट का एनालिसिस, 2024 के 7 सेट का एनालिसिस और 2025 के 7 सेट का एनालिसिस करके, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट में आया हो सब डिस्ट्रिक्ट का लेकर एनालिसिस करके इस जो आपका लॉन्ग आंसर का ये वीडियो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद ही आप महसूस करेंगे कि शायद अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। ये सब चीज़ों को, जो जितने भी चीज़ें होती हैं ये महत्वपूर्ण होती है, हर साल एक जरूर आता है। क्या होता है या जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, उन सबको ये मान के चलिए कि इसी वीडियो में सब चीज़ों को रख दिया गया है। क्लियर? तो चलते हैं हम अपने वीडियो पे और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से आप पूरे वीडियो को समझ पाएंगे। 2023, 2024, 25 में आए हुए प्रश्न, कौन से प्रश्न आज हम केवल पढ़ेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और किसके साथ? विथ आंसर के साथ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 इस तरह से है कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है। रासायनिक अभिक्रिया पहले लेसन का नाम ही है। इससे क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकारों को और प्रत्येक का एक उदाहरण देकर प्रश्न कीजिए। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसका कारण क्या चीज है, ये कैसा है, कौन सा चीज है, इसका मतलब क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप बताएंगे कौन सी चीज है। फिर कह रहा है इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो जैसा आप जानते हैं, पढ़ चुके होंगे लेसन नंबर 1 आप वीडियो से, तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, उत्तर में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब किसी पदार्थ की संरचना बदल जाए, कोई पदार्थ है उसकी संरचना बदल जाए और उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल का जो संरचना होता है H2O होता है, और जिसे हम गर्म कर देते हैं तो H2 + O2 निकलता है, तो इसकी संरचना और सूत्र सब क्या हो गई? बदल गई। तो जब किसी पदार्थ की संरचना बदल जाए और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? इसकी संरचना क्या हो गई? बदल गई। तो जब भी ऐसा कोई भी पदार्थ हो जिसकी संरचना बदल जाती है और नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला प्रकार कौन है? संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार कौन है? संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या अधिक, 2 पदार्थ हो कोई, और जब देखिए संयोजन तभी हो सकता है जब 2 लोग हों या 2 लोग से अधिक। 2 लोग दोस्ती होते हैं, 3 लोगों का दोस्ती होता है, लेकिन क्या अकेले किसी का दोस्ती हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब 2 या 2 से अधिक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करें,
आप दो लोग मिलके कोई एक काम करो और वो काम हो जाए तो उसी को कहते हैं संयोजन अपक्रिया। उसी को क्या कहते हैं? तो ऐसे जब दो लोग या दो से अधिक लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलके कोई मिलकर एक ही उत्पाद बनाए, कोई एक काम करो, 3-4 लोग मिलके कोई एक काम करो तो जो उत्पाद प्राप्त होगा उसे ही क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। जैसे देखिए एक क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और एक जल है, दोनों ने मिलकर साथ क्रिया किया और एक ही उत्पाद बनाया, ये आपका अभिकारक होता है और ये आपका उत्पाद होता है। दोनों ने मिलकर क्या किया? दोनों ने मिला और दोनों जब मिले तो मिलकर क्या बनाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाए बेटा? ये आपका हो गया उत्पाद। क्या हो गया? उत्पाद। और ये आपका क्या है? अभिकारक। क्लियर? तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, ये 2 लोग हों या 3 लोग हों या 4 लोग हों, मिलकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? तो प्रकार इसके जो हैं आपके, इसमें आपको टोटल 8 प्रकार बताए गए हैं। जो रासायनिक अपक्रिया है क्वेश्चन में उसकी क्या पूछा गया है? प्रकार। क्या पूछा गया है? इसके प्रकार। तो 8 प्रकार हैं, पहला हम पढ़ चुके। दूसरा क्या है? अपघटन अपक्रिया। क्या है? अपघटन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी कि अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। जब कोई चीज हो और वो टूट के 2, 3, 4 भागों में क्या हो जाए? विभक्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। तो देखिए जब कोई यौगिक, यौगिक उसे कहते हैं जब दो क्या होते हैं बेटा? यौगिक उसे कहते हैं जब दो, जैसे Na हो गया और आपका Cl हो गया, एक तत्व और 2 तत्व, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वह यौगिक बनता है। तो जब कोई यौगिक टूटकर 2 या अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है? बदल जाता है। 2 में या उससे अधिक पदार्थों में टूट के अलग हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए KClO3 है, KClO3 है, ये जब गर्म किया गया तो KCl और O2, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में क्या हो गया? टूट गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? तीसरा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन मतलब क्या हुआ कि आप कहीं बैठे हैं, मैं आपको हटा के आपके स्थान पे बैठ जाऊं, आपसे ज्यादा मेरे पास बल है और आपके पास जो है मुझसे कम बल है, तो मैं आपको आपके स्थान से हटा के आपके स्थान पे बैठ जाऊं, उसी को तो विस्थापन कहते हैं कि किसी को उसके स्थान से हटा देना। तो जब एक अधिक क्रियाशील, अधिक जांगर हो, अधिक क्रियाशील हो तत्व किसी यौगिक से, कोई यौगिक हो, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जिंक है, एक क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, और कॉपर सल्फेट एक यौगिक है। तो कॉपर जो है वह सल्फेट के साथ बैठा हुआ है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है, इससे बलवान है तो इसे हटा देगा। देखिए इसके इधर पे आ गया जिंक और कॉपर को क्या कर दिया? बाहर कर दिया, तो विस्थापन कर दिया। ठीक है? अब चौथा है द्वि विस्थापन अपक्रिया। क्या है? द्वि विस्थापन अपक्रिया। द्वि विस्थापन अपक्रिया क्या है? जब द्वि विस्थापन मतलब वो उसके स्थान, दो विस्थापन मतलब जहां मैं बैठा हूं वहां वो आके बैठ जाए और जहां वो बैठा है वहां मैं जाके बैठ जाऊं। आपके 2 दोस्त हैं, आप एक अपने दोस्त के स्थान पर जाकर बैठ जाए और वो आपके स्थान पे आके बैठ जाए, तो दोनों लोग विस्थापित हुए, वो आपके स्थान पे आके बैठा और आप उसके स्थान पे जाके बैठे, तो इसे कहेंगे द्वि विस्थापन। जब 2 यौगिक के बीच, 2 यौगिक हो और आयनों का आदान प्रदान हो, एक दूसरे को क्या करें? आयन का आदान करें। आयन मतलब क्या? धनायन ऋणायन का आदान प्रदान होकर 2 नए यौगिक का निर्माण होता है, तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कौन? AgNO3। क्या है बेटा आपके सामने? जैसे आपके सामने है AgNO3। क्या है? AgNO3। AgNO3 का मतलब हुआ ये आपका एक यौगिक है और NaCl भी एक यौगिक है। तो जब 2 यौगिक के बीच किसका? आयनों का, तो देखिए Ag जो है वो प्लस में टूट जाएगा और NO3 जो है वो माइनस में टूट जाएगा। Na किस में टूट जाएगा? प्लस में, और Cl माइनस में। तो इसका प्लस और इसका माइनस साथ हो जाएंगे, तो देखिए NaNO3 बन गया और इसका
प्लस और इसका माइनस साथ जाएंगे, क्या बनाएंगे AgCl। क्या बनाएंगे AgCl। तो इसने ये दोनों ने आपस में आयनों का आदान प्रदान किए और ये दोनों ने आपस में आयनों का आदान प्रदान किए। तो जब दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होकर नए यौगिक का निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। आपका ये क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रकार पढ़ रहे हैं। किसका प्रकार पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को भी बताना। तो आपके पास कौन है, 5वां नंबर। 5वां प्रकार कौन सा है, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। उष्माशोषी का मतलब सोख लेना, शोषण कर लेना, अंदर ले लेना, और क्षेपी मतलब बाहर निकाल लेना। तो उष्मा को बाहर निकालना उष्माक्षेपी है, उष्मा को अंदर लेना क्या कहलाता है, उष्माशोषी। तो उष्माक्षेपी की परिभाषा क्या होगी, जब किसी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, क्षेपी मतलब क्या, उष्मा बाहर निकलती है, तो इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जो कार्बन है, कोयला, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, दहन करेंगे। क्या करेंगे, दहन में जलाएंगे। तो वह CO2 किसमें, तो वह जो है CA2 में किसमें बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कोयलों को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है और उसमें से क्या निकलती है, हीट, उष्मा। कोयले को जब जलाया जाता है तो उसमें से, कोयले को तापते हैं, अग्नि बनाते हैं, तो उसमें से क्या निकलती है, उष्मा। तो उष्मा का यूज हम भोजन को पकाने, उसको जो है उससे उष्मा लेने में कर लेते हैं, और उसमें से क्या निकलती है, एक धुआं निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब हम कार्बन को, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और उष्मा हमें देता है, पूरा लाल हो जाता है आपका जो है कोयला। उष्माशोषी परिभाषा क्या है, जब किसी अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित तो होता है, अवशोषित मतलब अपने अंदर ले लेता है, उष्मा अपने अंदर ले लेता है, तो इसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कौन, AgCl। AgCl को आप गर्म करेंगे तो ये अपने अंदर उष्मा को क्या ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा, और गर्म होके Ag और Cl2 में टूट जाएगा। चाहे आप इसे गर्म कर दीजिए और चाहे सूर्य के प्रकाश दे दीजिए, तो सूर्य का प्रकाश से भी इसे गर्मी मिलेगी, उष्मा मिलेगी। तो जब ये अपने अंदर उष्मा को अंदर लेता है तो ये टूट जाता है, किसमें, Ag और Cl2 में। क्लियर है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका उष्माशोषी। जैसे आपका जल, पानी गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो किसमें टूट जाता है, H2 और O2 में, क्योंकि इसने उष्मा को क्या कर लिया, अपने अंदर लिया, और पानी अपने अंदर उष्मा को लिया और टूट गया किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, 6वां, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब है उपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, उपचयन। क्या होता है बेटा, उपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है उपचयन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलो चाहे उपचयन अभिक्रिया बोलो। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करे। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करे और हाइड्रोजन खोता है, तो या इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। जब ऑक्सीजन ग्रहण किया तो ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक को ही ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन खोया ही, और हाइड्रोजन को खोता है, हाइड्रोजन धनायन होता है, तो हाइड्रोजन को खो दिया तो धनायन निकाल दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, खो दिया। तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, हाइड्रोजन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉन खोता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। जैसे आपका Mg ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या कर लिया, MgO बना लिया। क्या बना लिया, MgO। इसने ऑक्सीजन को क्या किया, ग्रहण किया। तीनों में से एक काम होना चाहिए, चाहे ऑक्सीजन को ग्रहण करे, चाहे हाइड्रोजन निकाले, चाहे इलेक्ट्रॉन को त्यागे। ठीक है। तो Mg ने ऑक्सीजन को क्या किया, ग्रहण किया, इसलिए कौन सी अभिक्रिया कहलाई, ये पूरी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन जस्ट इसी का अपोजिट होता है, उपचयन है अपोजिट। इसमें ऑक्सीजन ग्रहण होता है, इसमें हाइड्रोजन ग्रहण होता है। इसमें हाइड्रोजन खोता है, इसमें हाइड्रोजन ग्रहण करता है। इसमें ऑक्सीजन देखिए, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खोता है, उसमें ग्रहण कर रहा था, इसमें होता है, या हाइड्रोजन ग्रहण करता है, इसमें देखो होता था, इसमें ग्रहण करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन खोता था, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सेम इसी का विपरीत होता है, ग्रहण करता है। तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। देखिए CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, H2 हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया किया, तो हाइड्रोजन Cu ने क्या किया, Cu ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, त्याग दिया, तो ऑक्सीजन को खोता है। Cu ने देखो Cu ने अपने ऑक्सीजन को क्या कर दिया बेटा, त्याग दिया है। क्या कर दिया है,
सीधा रख दिया, इसी मतलब CuO का क्या हो गया, क्या हो गया, CuO का अपचयन हो गया। क्लियर है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट 8वां है, देखिए नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया में आप देखेंगे 7 नंबर तक पढ़ चुके हैं, 8वां नंबर है रेडॉक्स अपक्रिया। जब किसी अपक्रिया में एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन आपने पढ़ लिया, तो ऐसी अपक्रिया जब दोनों एक साथ हो, जब दोनों क्या हो, एक साथ हो, अपचयन उपचयन दोनों एक साथ हो, तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे आपका एग्जांपल है CaO + H2 और गिब्स Cu + H2O। अब इस अपक्रिया में देखिए, जैसा कि आप इस अपक्रिया में देख सकते हैं, CuO + H2 गिब्स Cu + H2O। तो देखिए Cu ने क्या किया, ऑक्सीजन को, CuO ने ऑक्सीजन को त्यागा। ऑक्सीजन को त्यागने का मतलब क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन त्यागते हैं तो क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। और H2 ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका हुआ उपचयन, या क्या बोल सकते हो, ऑक्सीकरण। क्या बोल सकते हो, ऑक्सीकरण। क्लियर है। तो देखिए ये जो अपक्रिया है इसमें दोनों एक साथ हो रहा है, CuO ऑक्सीजन को त्याग रहा है तो इसका हुआ अपचयन, और H2 ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है इसलिए इसका क्या हो रहा है, उपचयन। तो इस अपक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों एक साथ हुआ, इसलिए हम इस अपक्रिया को क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है ZnCuSO4, ZnSO4Cu। यहां तो ना H है ना हाइड्रोजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान के चलिए इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए जिंक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर है। इसको आप बोलेंगे कि ये तो एक प्रकार से जिंक ने कॉपर को क्या किया, विस्थापित किया, तो ये क्या है, ये आपका द्वितीय विस्थापन, या नहीं बोल सकते क्योंकि केवल जिंक कॉपर को विस्थापित किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये विस्थापन अपक्रिया है। क्या है, विस्थापन अपक्रिया। लेकिन अगर ऑप्शन में विस्थापन अपक्रिया हो ही ना, तब आप क्या करेंगे तो आप कहेंगे कि ये रेडॉक्स अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, क्योंकि मैंने बताया कि जो ऑक्सीकरण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खोते हैं, और जो अपचयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो देखिए जिंक Zn2+ में टूट गया, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को खोया, 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से क्या कर दिया, जिंक ने निकाल दिया। तो जिंक का क्या हुआ है, जिंक का क्या हुआ है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन खोया है तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और कॉपर ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, ग्रहण किया है, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है, इसके लिए कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। तो हम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देख पाते हैं समीकरण में, तो हम इलेक्ट्रॉन को लेने और देने से समझ पाते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया है या नहीं। ठीक है, क्लियर। आगे चले। तो आपका प्रश्न नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा था, प्रश्न नंबर 1 में पूछा था कि रासायनिक अपक्रिया से क्या तात्पर्य, तो आपको रासायनिक अपक्रिया बता दिया गया, और बताया गया इसमें विभिन्न प्रकार हैं तो इनके प्रकार को बता दिया गया, और प्रत्येक के उदाहरण, तो सभी के एक एक उदाहरण बता दिए गए हैं। आपका एक बढ़िया सेक्शन जो है पूरा हो गया, सेशन सॉरी। और ये मान के चलिए कि जो आपने 8 प्रकार पढ़े उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो शार्ट में आ जाएंगे आपके, 1-2 क्वेश्चन किसमें आ जाएंगे, शार्ट में, कि संयोजन अपक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। क्लियर। तो आपका एक साथ हो कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने क्या है, प्रश्न नंबर 2 है प्रश्न नंबर 2 बता रहा है कि रासायनिक समीकरण
क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। इससे क्या जानकारी मिलती है, कोई एक असंतुलित समीकरण देके आप रासायनिक समीकरण बताइए क्या होता है, और इससे क्या आपको जानकारी मिलती है बताइए। और कोई एक असंतुलित समीकरण देकर, कैसा संतुलित समीकरण देना है, असंतुलित समीकरण देकर बताइए कि, बताइए एक असंतुलित समीकरण देकर बताइए कि इसमें क्या कमी है, किसमें क्या कमी है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन पूछा है कि रासायनिक समीकरण बताना है क्या होता है, और इससे क्या जानकारी मिलती है ये बताना है, और असंतुलित समीकरण जो है, असंतुलित समीकरण देकर बताना है कि उसमें क्या कमी होता है, उसमें क्या कमी होता है। देखिए, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है। रासायनिक समीकरण की परिभाषा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ा, के अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीक एवं सूत्र के रूप में, को प्रतीक एवं सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 है प्लस O2 है प्लस H2O है, सॉरी गिब्स, तो हाइड्रोजन होता है रासायनिक अभिक्रिया में, क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और तब बनता है जल, क्या बनता है, जल। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला जल बना। तो इसको किसके द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन को S से लिखे, ऑक्सीजन को O से लिखे, जल को H2O से लिखे। प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा, किसके द्वारा, सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों, किसके द्वारा, उनके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए दूसरा बात क्या पूछा था, रासायनिक समीकरण से मिलने वाली जानकारी, क्या जानकारी मिलती है, अभिकारक और उत्पाद, नाम और सूत्र। अभिकारक और उत्पाद मिलता है, अभिकारक और उत्पाद की जानकारी मिलती है, और उनका नाम पता चलता है और सूत्र पता चलता है। दूसरा चीज किस चीज की जानकारी होती है, उनकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था की वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि विलयन है। तीसरी जानकारी क्या मिलती है, अभिक्रिया की दशा, अभिक्रिया की दशा किस दशा में है, वो ऊष्मा दे रहा है कि प्रकाश ले रहा है कि उत्प्रेरक उसमें काम कर रहे हैं, उसमें उत्प्रेरक भी लगते हैं। जैसे कोई क्रिया धीरे हो रही है, उत्प्रेरक लगा दीजिए। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन ढेर सारे हैं, ढेर सारे जो है ऑक्सीजन है, तो अपने आप पानी बन के क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में उपस्थित हैं, ये जो है आपस में बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। इसीलिए जो वायुमंडल में उपस्थित है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर लिथियम क्या होता है, सॉरी, अगर प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में यहाँ यूज किया जाए तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल्दी से अभिक्रिया करके कुछ घंटों या कुछ मिनट में ही जो वायुमंडल में ऑक्सीजन और क्या है आपके हाइड्रोजन है अभिक्रिया करके जल बना लेंगे, तो वही होते हैं उत्प्रेरक। और प्रकाश में तो अभी आप देखे हैं, उष्मा में आप देखें अभिक्रिया कैसे होती है, या उष्मा निकल देगा। अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का पालन हो रहा है या नहीं, तो हमें रासायनिक समीकरण इन चार बातों की जानकारी देती है कि अभिकारक उत्पाद के नाम और सूत्र बताते हैं, उनकी भौतिक अवस्था बताते हैं, अभिक्रिया की दशा बताते हैं, अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रहा है या नहीं। द्रव्यमान संरक्षण मतलब उत्पाद और अभिकारक का द्रव्यमान क्या है, बराबर है कि नहीं, ये चीज हमें कौन बताता है, रासायनिक समीकरण। क्लियर है। तो ये चारों चीजों की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण देती है। तीसरा बात क्या पूछा था, तीसरा बात पूछा था असंतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो देखिए H2O H2O2 ये तो संतुलित हो गया, लेकिन असंतुलित का होगा H2O गिव्स H2 प्लस O2, ये हो गया आपका असंतुलित। ठीक है, तो असंतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए और इसकी कमी को बताइए। इसकी कमी को, कमी क्या है, इस समीकरण में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इस समीकरण में किसकी संख्या बराबर नहीं, देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। क्लियर। तो हमें कमी पता चली कि इस समीकरण में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। क्लियर है।
इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा नहीं होता। द्रव्यमान संरक्षण मतलब जितना अणु इधर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के उतना इधर नहीं है, तो इसमें द्रव्यमान बराबर नहीं है, द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर नहीं है, ये कमी मिलती है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं करता कि वास्तव में कितने अणु आपस में क्रिया करते हैं, और ये भी नहीं पता चल रहा है इसमें कि कितने अणु किसके आपस में क्रिया कर रहे हैं। क्लियर? तो ये तीन चीज की कमी, पहला ये और दूसरा ये और तीसरा ये, तीन चीज की कमी हमें पता चलती है असंतुलित समीकरण में। तो क्या बोला था, असंतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए और इसकी कमियों को बताइए। तो पहला कमी क्या है, किसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, यह द्रव्यमान संरक्षण का पालन नहीं करता है, साथ ही यह स्पष्ट नहीं करता कि वास्तव में कितने अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर, ये जितने भी प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर? तो प्रश्न नंबर 3 क्या बोला है, संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या पहचान है। आप संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचानते कैसे हैं? किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए करने की विधि स्पष्ट कीजिए। जो असंतुलित समीकरण होता है उसे संतुलित करने की विधि बताइए और एक सरल उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले तो ये बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या पहचान है। संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान हम कैसे करते हैं, और किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करने की विधि बताइए और एक सरल उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें दोनों अभिकारक और उत्पाद प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे आप पीछे देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या जब दोनों तरफ बराबर होगी तो ही क्या होगा, आपका संतुलित समीकरण होगा। जितने आपके उत्पाद हों और जितने आपके अभिकारक हों उनके अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर, तो वह क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या होती है बेटा, समान होती है। ठीक है? पहचान, समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम मान रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है वो उसकी पहचान कराता। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद होता है। क्लियर? प्रत्येक तत्वों के परमाणु दोनों ओर बराबर होते हैं। प्रत्येक तत्वों के जो परमाणु होते हैं दोनों तरफ बराबर होते हैं। उधर भी हाइड्रोजन 2 था, जैसे देखिए इधर H2 + O2 गिव्स H2O। तो देखिए इधर H2 है और इधर H2 है लेकिन O नहीं है, तो यहाँ भी मैं क्या लगा दूं, 2। तो हाइड्रोजन 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, तो यहाँ भी 2 है। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु दोनों ओर क्या होते हैं, बराबर। जितना हाइड्रोजन इधर है उतने हाइड्रोजन इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ऑक्सीजन इधर। क्लियर है? संतुलित करने की विधि, नेक्स्ट क्या पूछा था, संतुलित करने की विधि बताइए। संतुलित करने की विधि बताइए। तो संतुलित करने की विधि क्या है, सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या गिनते हैं। अभिकारक में और उत्पाद में कितने परमाणु उपस्थित हैं उन्हें हम गिनेंगे। उन्हें क्या करेंगे, गिनेंगे। जैसे आपका ये मान लो था H2 + O2 गिव्स H2O। तो गिनो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2 है, संतुलित है, बराबर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, बराबर नहीं तो इसे बराबर करेंगे, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 कर देंगे, देखो 2 हो गया। लेकिन जब इसे 2 किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर लगा के देंगे 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या गिनते हैं। पहले परमाणु की संख्या गिनेंगे, जहां समान होंगे, देखिए यहाँ असमान था, ऑक्सीजन 2 था और यहाँ 1 था, जहां समान होंगे वहां गुणांक लगाकर, देखिए 2 लगाए, वहां गुणांक लगाकर क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। लेकिन फिर हाइड्रोजन असंतुलित हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दिए गुणांक। ठीक है? तो क्या करते हैं, जो हमारा असंतुलित समीकरण है उसे संतुलित करने की विधि क्या है, सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद की संख्या को, उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या को क्या करते हैं, गिनते हैं। जहां असमान होगा, जहां असमान दिखाई देगा वहां गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं। अंत में जांच करते हैं कि समीकरण संतुलित हुआ या नहीं। तो ये काम किया जाता है असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए। क्लियर है? ये आपका है असंतुलित समीकरण।
ये आपका है असंतुलित समीकरण। देखिए, तो पहले संतुलित करने के लिए किसी समीकरण को कैसे करते हैं, असंतुलित समीकरण के अभिकारक और उत्पादों के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं को गिनते हैं। आयरन कितना है, 1, आयरन कितना है, 3। देखिए इधर 1 है, इधर कितना है, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, बराबर है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4। तो आपका Fe और ऑक्सीजन दोनों बराबर नहीं है, तो पहले बराबर कैसे करेंगे, Fe इधर कितना है, 3, Fe इधर कितना है बेटा, 3 है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। क्लियर, Fe 3 हो गया, तो Fe तो बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर था ही, ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ भी 4 गुणांक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गुणांक 4 लगाएंगे। तो जब हम गुणांक यहाँ क्या लगा दिए बेटा, 4 लगा दिए, तो देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, उधर बढ़ गई, और इधर कितनी है, 2 ही है। तो अगर मैं यहाँ भी 4 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। देखिए समीकरण संतुलित हो गया। तो पहले क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या गिनते हैं, फिर जो कम होता है उसे गुणांक लगा के क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ये विधि है असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रश्न 4 टाइप के, विश्लेषण से तो सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग हर साल एग्जाम में दिखाई देता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्या है, पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित अपक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जो यहां नीचे दिया गया है उसके लिए क्या करना है, संतुलित समीकरण लिखना है। पहले तो आपको हिंदी में दिया है तो उसको पहले समीकरण में बदलना पड़ेगा, और समीकरण में बदलने के बाद में आपको उसे संतुलित भी करना पड़ेगा, क्योंकि बोला है प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। और ये क्या दिया है, ये रासायनिक अपक्रिया दी है। क्या दी है, रासायनिक अपक्रिया दी है, और इसे समीकरण में परिवर्तित करके और कैसा समीकरण बनाना है, संतुलित समीकरण बनाना है। क्लियर है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन आपका, प्रश्न क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है। क्लियर, देखिए आपके सामने क्या है, सोडियम सल्फेट है। क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को आप लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट। अब क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, वो भी कैसा, संतुलित। तो सोडियम मतलब Na, और सल्फेट का मतलब होता है SO4। क्लियर है, प्लस लगा है, प्लस लगा दो। बेरिलियम का होता है Be, क्या होता है, Be। क्लोराइड का होता है Cl, लेकिन लगाते हैं 2, क्योंकि बेरिलियम के पास कितना है, 2 प्लस, और Cl के पास होता है 1 माइनस। तो Cl के पास 1 माइनस होता है तो 2 Cl के पास 2 माइनस, और Be के पास 2 प्लस, तो 2 प्लस Cl 2 माइनस ले लेगा। क्लियर, गिव्स बेरिलियम सल्फेट। आप इतना लिख लीजिए, बेरियम का मतलब Be और सल्फेट का मतलब SO4। तो देखिए सोडियम का Na, सल्फेट का SO4, बेरियम का Be, क्लोराइड का Cl2, बेरियम का Be और सल्फेट का SO4। अब आप देखिए बच क्या गया, तो देखिए बेरिलियम इधर है, बेरिलियम इधर है। क्लियर है, SO4 इधर है, SO4 इधर है। बचा क्या है, क्या इधर है और इधर नहीं लिखा गया है, तो एक बचा है आपका Na और एक बचा है Cl। क्या बचा है, Cl। तो क्या लिख देंगे बेटा एक साथ, NaCl। देखिए इधर Cl2 है और Na कितना है, अब देखिए संतुलित भी करना है। क्या करना है, संतुलित भी करना है। तो आप संतुलित करेंगे। अब समीकरण तो आपको मिल गया, लेकिन कैसा समीकरण चाहिए, संतुलित चाहिए। कैसा चाहिए, संतुलित। तो देखिए Na1 क्लियर, SO4 1 क्लियर, B1 Be1, दोनों तरफ अपकारक उत्पाद देख लिए। Cl2 और Cl1 संतुलित नहीं है, तो क्या हम इधर 2 लगा दें, Cl2 हो गया।
लेकिन जब Cl2 हुआ तो Na क्या हो गया, Na भी बढ़ गया, 2 हो गया, और Na इधर कितना है, 1 है। इधर कितना है Na, इधर Na 1 है। Na कितना है बेटा, 1 है। तो जब Na इधर 1 है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, 2। तो देखिए 2 Na, लेकिन जब यहाँ 2 Na लगाए तो ये सल्फेट भी 2 बढ़ गया, और जब सल्फेट 2 बढ़ा तो हम क्या करेंगे, यहां भी 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्लियर। ठीक है, तो यहां अगर 2 लगा दिए तो 2 बेरिलियम हो गया SO4, लेकिन SO4 2 हो गया और बेरिलियम 2 हो गया। क्लियर। SO4 2, हाँ ठीक, अब कंप्लीट। क्लियर, कंप्लीट है। देखिए SO4 कितना हो गया, 2। अब गिनिए, 2 Na, SO4 2, बेरिलियम 2, क्लोराइड 2। क्लियर है। बेरियम जो होता है वो इसका मतलब 1+ होता है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लीजिए, देखिए सोडियम का लिख लीजिए NaSO4, बेरिलियम क्लोराइड का BeCl, और बेरिलियम सल्फेट का, बेरियम का BeSO4। क्या बचा, Na बच गया जो नहीं इधर है, और एक Cl। देखिए अब सही है। क्लियर, क्योंकि Cl2 नहीं होगा, Ba एक ही देता होगा। मरकरी ऑक्साइड, मरकरी का क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg। ऑक्साइड का क्या होता है, O। तो मरकरी ऑक्साइड हो गया। गिब्स मरकरी Hg दे दिया, और फिर क्या दे देगा, O2 दे देगा। क्या देगा, O2। लेकिन क्या देखिए संतुलित है, Hg 1 है, O कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2। तो अगर मैं यहाँ क्या लगा दूं बेटा, यहाँ क्या लगा दूं, यहाँ लगा दूं, यहाँ 2 लगा दूं। क्या लगा दूं, 2। तो देखिए 2 ऑक्सीजन, लेकिन अब Hg 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा दूं, तो Hg 2 संतुलित हो गया कि नहीं। क्लियर। जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का जानते हैं आप, H2SO4। क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का। गिब्स जिंक सल्फेट। अब देखिए गिनिए क्या बचा है, जिंक है इधर, सल्फेट है, केवल कौन नहीं है इधर, H2। सल्फेट है, जिंक है, H2 छूट गया। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ जो खाली है क्या लिख दूंगा, H2। क्या लिख दूंगा, H2। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस। देखिए संतुलित है, Zn1, SO4 H2 संतुलित है पहले से। क्लियर है। आयरन का आप क्या लिख सकते हैं, Fe। कॉपर सल्फेट का CuSO4 प्लस, यहाँ कॉपर दिया Cu, गिब्स यहाँ खाली है। तो देखिए Cu इधर का केवल इधर है, और FeSO4 नहीं है, तो एक साथ लिख दीजिए FeSO4। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, FeSO4। देखिए संतुलित है, Fe1 SO4 Cu। क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड, गिब्स क्या हुआ, गिब्स क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बच गया, देखिए एक Ca एक O, कंप्लीट है। तो 2 O और एक C बचा है, 2 O और एक C, तो CO2 लिख सकते हैं। तो यहाँ भरा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और संतुलित है, देखिए C1 C1 O3 2 ठुइयां और 1 ठुइयां। क्लियर है, आगे चले। जिंक का Zn, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का वोल्टाइज, गिब्स जिंक नाइट्रेट NO3 का वोल्टाइज। और देखिए तो कौन कौन आ गया, जिंक आ गया और नाइट्रेट आ गया, बचा कौन, Ag। बचा कौन, Ag बचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ag हो जाएगा। क्लियर, देखिए क्लियर है। नाइट्रेट
यहाँ पर जिंक नाइट्रेट के साथ हो गया तो जिंक NO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट बन गया, और Ag सिल्वर नाइट्रेट, Ag यहाँ पर आगे बच गया, ठीक है, क्योंकि जिंक नाइट्रेट था तो जिंक नाइट्रेट हो गया, केवल क्या बचा था Ag, तो यहाँ क्या लिख दिए Ag, संतुलित है। ठीक है, आगे चलें। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, प्रश्न नंबर 4 की तरह कि कोई लिख देगा और कुछ गैप दे देगा, वहां क्या भरना है तो आप भरना जान ही गए होंगे कि पहले लिख जो दिया उसे लिख लीजिए, जो उधर बच गया हो उसे क्या कर लीजिए गिन के, जो जो बचा हो उसी को जहां छूटा हुआ है वहां लिख लीजिए, क्लियर है, और फिर संतुलित कर लीजिए। उसी तरह आपका फिर एक क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, सेम उसी तरह देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के प्रत्येक को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं K2SO4 into XH2, ठीक है, तो K2SO4 into H2O प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप इससे क्या बनाते हैं, जिप्सम बनाते हैं। देखिए ये हो गया है जिप्सम से ये आपका समीकरण थोड़ा रॉन्ग है, ये आपका समीकरण थोड़ा रॉन्ग है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। इसे आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो आपका है, देखेंगे, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H लिख दीजिए, हाइड्रोजन को क्या लिख दीजिए H, और हाइड्रोजन को H लिखने के बाद में क्लोरीन को Cl लिख दीजिए, क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा HCl, क्या बनेगा HCl बनेगा, क्लियर, क्या बनेगा HCl, जब हाइड्रोजन और Cl बनेंगे तो क्या बनेंगे HCl, ठीक है, तो यहाँ होता है Cl2 और यहाँ होता है H2, हाइड्रोजन गैस और Cl2 मिलके क्या बनाएंगे HCl, तो दो यहाँ है दो यहाँ है, तो अगर हम यहाँ दो लगाते हैं, दो हाइड्रोजन और दो Cl, संतुलित भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट गर्म कर देंगे, क्या बना देगा जिंक ऑक्साइड, क्या बना देगा जिंक ऑक्साइड, क्या बचा एक जिंक खत्म, एक O खत्म, एक C बचा और दो O बच गया, कंप्लीट संतुलित भी है। नेक्स्ट मैग्नीशियम Mg लिख दीजिए, प्लस यहाँ नहीं पता है क्या लिखा है, इधर वाला लिख लीजिए पहले, तो मैग्नीशियम Cl मतलब क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या होता है 2 प्लस होता है और Cl 1 माइनस होता है, तो 2 Cl चाहिए 2 प्लस लेने के लिए, तो 2 Cl हो गया, प्लस हाइड्रोजन, प्लस क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या लिख देंगे H2। अब देखिए क्या है उधर, उधर केवल Mg है, उधर केवल क्या है Mg, कौन कौन नहीं है H और Cl, तो मैं यहाँ के लिख दूं H और Cl, कितने H हैं 2 और Cl कितने हैं 2, तो मैं यहाँ 2 लगा दूं, संतुलित भी है, बाहर ले जाओ, संतुलित भी है और संतुलित भी है और क्या है आपका समीकरण भी लिख दिया गया, बेरियम क्लोराइड BeCl प्लस H2SO4 गिव्स तो आपका हो गया, देखिए यहां से Be हो जाएगा सल्फेट के साथ, तो Be बेरिलियम सल्फेट और प्लस HCl, क्या हो गया HCl, क्लियर है, संतुलित कर लीजिए, क्या कर लेंगे संतुलित, यहाँ Cl2 रहेगा, तो BeCl2 H2SO4, तो BeSO4 और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है HCl, क्या होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है
HCl किसमें टूट गया है? हाइड्रोजन में। और किसमें? तो H यहाँ है, ये है, H यहाँ है, इसका मतलब क्या बचा? केवल Cl बचा। तो अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, संतुलित भी है और आपका समीकरण लिख गया। सिल्वर का Ag, नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 क्या होता है? सिल्वर का क्या होता है? Ag। और नाइट्रेट का NO3 का होल ट्वाइस। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। सोडियम का Na लिख दीजिए, आयोडाइड का I लिख दीजिए, गिब्स कर दीजिए। देखिए यहां से जो है Ag आ जाएगा I के साथ, Ag आ जाएगा I के साथ, तो यहां लिख दीजिए AgI। नेक्स्ट क्या है? NO3 का होल ट्वाइस, तो यहां पर आप Na के साथ कौन लगाइए? NO3 का होल ट्वाइस। क्लियर है? क्लियर? तो यहां से आपका संतुलित भी है, AgI के साथ आया, Ag एक है, Ag एक है, I एक है, I एक है, NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस एक है। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट, तो Na, सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा? आप सोडियम कार्बोनेट का लिखेंगे Na, कार्बोनेट का मतलब CO3 प्लस, यहां नहीं पता क्या लिखना है, गिब्स, यहां भी नहीं पता क्या लिखना है, प्लस Na, नाइट्रेट का NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, जल का मतलब H2। क्लियर है? तो देखिए क्या है इधर, Na एक है, Na एक है, H2 है, ये नहीं, H2 है, ये नहीं है, CO3 है, क्या है? CO3 है, तो H उधर नहीं है, तो पहले H लिख लो। क्या लिख लो? H लिख लो। और क्या नहीं है? C नहीं है। क्या नहीं है? C नहीं है। अच्छा C है, सॉरी, C उधर है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब C इधर लिख लो। देखिए C इधर है, इधर नहीं है, तो C इधर लिख लीजिए। H इधर था, उधर नहीं था, तो H उधर लिख लिए। और क्या बचा? NO3, क्या बचा? NO3 बचा। तो सोडियम कार्बोनेट चला गया जो है आपका नाइट्रेट के साथ। किसके साथ चला गया? नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पर नाइट्रेट इधर है और इधर नहीं है, तो इधर आप लिख लेंगे NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है? NO3 का होल ट्वाइस, यहाँ लगा देंगे H2, तो H2 NO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए क्या बच गया? क्या बच गया? एक, आप फिर से एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा क्लीन नहीं है। देखिए सोडियम का हो गया, कलर भी चेंज कर लेते हैं, सोडियम का हो गया NaCO3 प्लस, यहाँ कुछ है नहीं तो वहाँ भरेंगे गिब्स, यहाँ भी गैप है, प्लस सोडियम नाइट्रेट का क्या हो गया? NaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। देखिए NO3 इधर है, H2 इधर है, उधर नहीं है, तो हम H2 और NO3 का होल ट्वाइस एक साथ लिख लिए। अब देखिए Na उधर है, Na इधर है, CO3 उधर है, इधर नहीं है, तो एक O तो है, CO3 में से एक O है, लेकिन 2 O नहीं है, तीनों में से एक O है, तीनों में से एक O है। देखिए आप, 3 O में से एक O है, लेकिन 2 O और एक C बच गया, तो एक C और 2 O। ये आपका इसका समीकरण हो गया और संतुलित भी है। क्लियर? तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रेट हो गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जहाँ खाली था, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया? CO2 आ गया, और यहाँ पर H2NO3 का होल ट्वाइस आ गया। क्लियर? और सोडियम नाइट्रेट और जल। क्लियर है? तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया? क्लोज हो गया। इस तरह से आप इतना ही, केवल चौथा और पांचवा पढ़ने के बाद इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, परेशान मत रहिए।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप जानते हैं इस तरह से। जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, क्या होता है ये आप लिखना है, क्या होता है, आप क्या बनेगा इससे ये बताना है, और संतुलित समीकरण भी लिखना है। तो देखिए, चूने के पानी में, चूने के पानी में, चूने का पानी क्या होता है, चूने का पानी, चूने का पानी क्या होता है बेटा, चूने का पानी, आपको चूने का पानी क्या पहला बोला है, पहला बोला है चूने का पानी। चूने का पानी मतलब CaOH, OH का होल ट्वाइस, तो CaOH का होल ट्वाइस। चूने के पानी में देर तक क्या प्रवाहित करना है, CO2। तो क्या बनेगा, अगर देर तक आप प्रवाहित करेंगे तो आपको मैंने लेसन में पढ़ाया है COC3 बनाता है, CO3, 2 H2O बच गया, क्या बच गया, H2O, क्या बच गया बेटा, H2O, क्लियर, और संतुलित भी है। नेक्स्ट बोला है शुष्क चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 से करना है। शुष्क चूना भी यही है, CaOH का होल ट्वाइस, और किसके साथ अभिक्रिया कराना है, Cl2 के साथ। क्या बनाएगा, CaOCl का होल ट्वाइस प्लस क्या बनाएगा, H2O, क्या बनाएगा, H2O। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, देखिए CA1 O2 Cl2 H2, ठीक है, एक O यहाँ, एक O यहाँ, क्लियर है, क्लियर। तो देखिए इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्या है, जिप्सम को गर्म किया जाए, जिप्सम को क्या किया जाए, गर्म किया जाए। तो आप जिप्सम को गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम को गर्म किया जाता है, थोड़ा दिमाग से क्लोज है। जिप्सम मतलब K2SO4 और K2SO4 ले लिए, और इसमें होता है 1/2 + 3/2 K2SO4 और इंटू हाफ H2O, ये आपका होता है K2SO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है आपका इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। जब आप इसको याद रखेंगे तो आप आगे वाला कर ले जाएंगे। देखिए K2SO4 इंटू गरम करना है तो आपका 2H2O, ये क्या है आपका जिप्सम, क्या है, जिप्सम, इसका नाम क्या है, जिप्सम। और आप इसे जब गरम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, गरम, तो किसमें टूट जाएगा, K2SO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, और प्लस किसमें टूट जाएगा, 3/2 H2O, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गलत है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम का सूत्र है K2SO4 इंटू 2H2O, और जैसे आप गर्म करेंगे तो K2SO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जल बनता है। देखिए जल यहाँ 2 है, यहाँ आधा, और ये 3/2, तो आधा और 3/2, 2 सेम है, तो 3 1 4 हो गया, बटा 2, 2 दूनी 4, देखिए 2 आ गया ना। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका 2H2O आएगा, कितना आएगा, 2H2O आएगा, क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम धातु, क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया। सोडियम धातु ले लीजिए Na
और इसका जल से अपक्रिया कराइए तो क्या बनेगा, गिब्स। क्या बनेगा, NaOH, NaOH। और क्या बनेगा, H2। आपने पढ़ा है कि धातु का अम्ल के साथ अपक्रिया या अम्ल का धातु के साथ अपक्रिया करके क्या क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए NaOH बना दिए और जल और हाइड्रोजन गैस। Na कितना है, 1। Na कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन 2 3 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 3 है इधर 2 है, इधर 3 है इधर 2 है। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, और अगर मैं यहाँ 2 यहाँ लगा दूं तो 2 ही हाइड्रोजन इधर हो गया, तो 2 और 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 1 है तो यहाँ भी 2 लगा दो, सोडियम 2 हो गया। सोडियम क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपका संतुलित समीकरण भी बन गया। तो बोला था कि सोडियम, ये जितने भी दिए हैं ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, और इनका समीकरण लिखना है कैसा, संतुलित लिखना है। क्या लिखना है, संतुलित। क्लियर है, तो आप शायद समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित करना है केवल। देखिए संतुलित कैसे करते हैं, अभिकारक और उत्पादों की संख्या को पहले दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, उनके तत्वों के संख्या को गिन लेते हैं। देखिए कार्बन कितना है, 6। कार्बन कितना है, 1। कार्बन कितना है, उधर 6 है, इधर कितना है बेटा, 1 है। तो कार्बन इधर 6 इधर 1, इधर हाइड्रोजन 12, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 6 और 2 8। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 8 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3 है। तो पहले संतुलित करो। 6 इधर है तो मैं यहाँ 6 लगा दूं, 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 2 है और उधर 12 है, तो अगर मैं यहाँ 6 लगा दूं तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, कार्बन 6 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 6 दूनी 12 और 12 6 18। इधर कितना है ऑक्सीजन, 6 और 2 सॉरी आपका ऑक्सीजन कितना है इधर, 6 दूनी 12 और 6 18। उधर कितना है, 6 है। तो अगर मैं यहाँ भी 6 लगा दूं तो 6 दूनी 12 और 6 18। संतुलित हो गया। तो कैसे संतुलित हुआ, नेक्स्ट देखेंगे CaCO3। क्या देखेंगे, नेक्स्ट है आपके सामने CaCO3 या Cl। तो Ca कितना है, 1। Ca कितना है, 1। C कितना है, 1। C कितना है, 1। O कितना है, 3। O कितना है, 2 और 1 3, 2 और 1 3। वो भी कितना है, 3। H कितना है, 1। H कितना है, 2। Cl कितना है, 1। इधर कितना है, 2। मतलब ये संतुलित है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन संतुलित है। संतुलित कौन कौन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो आप उसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, बराबर। तो क्लोरीन इधर 2 है और उधर 1 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। क्लियर। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन देखिए 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन हो गया। अब गिन लेंगे एक बार फिर से, क्या कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा कर गिन लेते हैं। C1 C1 O3 तो 2 और 1 3, 2H 2Cl। क्लियर है। यहाँ देखिए N2 1 N2 2, यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ H2 यहाँ 3। तो दोनों को संतुलित करना है। पहले N2 यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। इधर 2 ही, यहाँ 3 लगा देंगे, कंप्लीट। क्लियर। नेक्स्ट MnO2 और यहाँ पर Mn1 O2 2 O2 1 O2 2 O2 1 O2 मतलब O को संतुलित करना है। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन को संतुलित करना है। क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन को 2 2 4 क्लोरीन कितने हैं, 4 क्लोरीन को संतुलित करना है। तो हम क्लोरीन से ही करेंगे, 4 है। तो अगर मैं यहाँ क्या लगा दूं, 4, क्या लगा दूं, 4। तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 2। Mn कितना है, 2 Mn 2। क्लियर है।
तो कहाँ कहाँ क्या लगाए, फिर से लगा के साफ साफ देख लेते हैं। यहाँ लगाए 4 और यहाँ लगाए 2, गिन लीजिए। Mn1 Mn1, O2 2, H4 H4, Cl4 Cl4, क्लियर हो गया। नेक्स्ट Fe1 Fe3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, मतलब ऑक्सीजन को संतुलित करना है और एक आयरन को, क्योंकि आयरन उधर 1 है इधर 3 है, उधर ऑक्सीजन 1 है इधर ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन और आयरन को क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहले किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। किसको करेंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि पहले किसको किया जाता है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को। क्लियर है। जब भी आप समीकरण संतुलित करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन या ऑक्सीजन करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 4, कितना है 4, तो अगर मैं यहाँ क्या लगा दूं बेटा 4, क्या लगा दूं 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो मैं यहाँ भी अगर 4 लगा दूं तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन बराबर हो गया। क्या नहीं बराबर है, Fe3 है, Fe कितना है 3 है, तो मैं यहाँ अगर 3 लगा दूं तो यहाँ देखिए Fe3, हाइड्रोजन 8 और O4 और हाइड्रोजन 8 हो गया। क्लियर है, बराबर है सब। तो इस तरह से संतुलित करते हैं। पहले संख्या गिन लेंगे, जो बराबर नहीं रहेगा वहां से बराबर करेंगे और सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, तब किसी को बराबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या है 8, क्या है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। फिर वही संतुलित समीकरण लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, क्लियर है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, प्लस क्या है CO2 गिव्स CaCO3 और प्लस H2। देखिए संतुलित भी है, CA1 O3 देखिए 2 और 2 4, तो 3 1 4, हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन 2, क्लियर, संतुलित भी है। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम बेरिलियम क्लोराइड और आपका पोटेशियम सल्फेट K2 रहेगा, Cl2, क्या हो जाएगा BaSO4, क्या हो गया Ba, बेरियम सल्फेट, बेरिलियम पढ़ा थे इसलिए बी लिख दिए हैं, कहीं कहीं गलत हो गया है तो साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, Ba कर लीजिएगा, मैं उसे ध्यान नहीं दिया, बेरिलियम पढ़ दिया हूँ, तो आप बेरियम का बेरिलियम कर दीजिएगा, और बेरिलियम पढ़ दिया हूँ तो बेरियम कर दीजिएगा, ठीक है, Ba कर दीजिएगा। तो BaSO4, तो BaCl2 K2SO4, तो Ba किसके साथ आ गया, SO4 के साथ बेरिलियम सल्फेट प्लस पोटेशियम के क्लोराइड का Cl, पोटेशियम कितना है 2 और Cl कितना है 2, बराबर हो गया, संतुलित भी हो गया। क्लियर। जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, प्लस क्या हो गया बेटा हाइड्रोजन मतलब H2, देखिए बराबर है, जिंक 1 सल्फेट 1 H2 ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का होल ट्वाइस, जिंक क्लोराइड गिव्स सिल्वर का Ag, क्लोराइड का Cl प्लस जिंक का Zn, नाइट्रेट का NO3 का होल ट्वाइस, बराबर भी है, संतुलित भी है। क्लियर, आगे चले। तो आपका ये संतुलित समीकरण सबका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, इसका भी वही लिखना है। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, देखिए लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3, क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे जब आप क्या करेंगे गर्म करेंगे तो यह PbO, इसमें लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, किसमें टूट जाता है ऑक्सीजन में, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो आपका
लेड नाइट्रेट है वो टूट जाता है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्साइड में, ऑक्सीजन में। ठीक है, क्लियर। और संतुलित भी देखिए यहाँ 2 लगाया गया है, यहाँ 2 और यहाँ 4। देखिए नेक्स्ट बोला है इथेनोइक। इथेनोइक अम्ल का मतलब होता है HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट इथेनोइक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब हुआ Na2CO3। इसके साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो बनाता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाता है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनाता है और हाइड्रोजन जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्लियर है, संतुलित भी है। Zn जिंक की सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया। सिल्वर मतलब AgNO3। आप इसको इसलिए जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपको इन सब के बारे में जानकारी दे दी गई है। तो Zn और सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, Ag चला जाएगा बाहर निकल जाएगा और Zn यहाँ जाएगा, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस और Ag हो जाएगा। क्लियर। तो ZnNO3 का होल ट्वाइस और Ag बाहर निकल गया। Na2SO4, Na2SO4 और BaCl2 सोडियम सल्फेट और मिलेन की बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2। देखिए क्लियर हो गया, BaCl2 होता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया तो सोडियम क्लोराइड हो गया और सल्फेट बेरिलियम के साथ आ गया, बेरियम के साथ तो बेरियम सल्फेट हो गया। क्लियर। आपका संतुलित भी है, देख लीजिए 2 लगा है, 2 उधर क्लोरीन 2 उधर सोडियम। क्लियर। आगे चलें। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित की जल से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्यूमिनियम का जल के साथ क्रिया कराई, कैल्शियम का और आयरन का। एल्यूमिनियम का किसके साथ जल के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और देखिए संतुलित भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम का Ca जल के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ? जल के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये Fe का जल के साथ अक्रिया कराएंगे तो ये Fe मतलब लोहा, आयरन और OS मतलब ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप पढ़े हैं कि जब भी धातु किससे क्रिया करता है? जल से, तो वह क्या बनाता है? क्षारोर। क्षारोर क्या बनाता है बेटा? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देखिए सभी क्या है? धातु और जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्षार क्या बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्लियर। संतुलित भी कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 का है विद्युत अपघटन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? चित्र सही समझाइए। चित्र इसका आपको वीडियो में जो है, इस लेसन का जो वीडियो है बनाया गया उस वीडियो में है और इसके बारे में आप वहां व्याख्या से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपको यहाँ इंपॉर्टेंट जो नोट्स वो दे दिया गया है, चित्र वहां से देख लीजिएगा। नहीं आप कमेंट कीजिएगा तो आपका जो है वीडियो का एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिएगा। ठीक है। चित्र का परिभाषा, विद्युत अपघटन मतलब जो विद्युत द्वारा टूटे। जैसे पानी आप गीजर से गर्म करते हैं तो पानी अगर उसे गर्म करते रहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में उसे रखे रहिए, गर्म करिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनके उड़ जाएगा। ठीक है। तो विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें बाह्य विद्युत स्रोत की, बाहर से विद्युत स्रोत की सहायता से किसी ध्रुव या विलयित आयनिक यौगिक कोष के आयनों में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। आयनों में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या करते हैं? विद्युत अपघटन। उसे क्या कहते हैं बेटा? विद्युत अपघटन प्रक्रिया। ठीक है। देखिए जैसे आपका H2 हुआ, इसे क्या दिए? इलेक्ट्रिसिटी दिए। क्या दिए? विद्युत दिए। ये किसमें टूट गया? H2 में और O2 में। अब ये कैसे आयनित हुआ? देखिए आयनित यौगिक बना। एनोड पर धनायन आया, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। एनोड पर क्या निकलता है? जैसे देखिए एक ऐसे बीकर रहेगा, इस बीकर में 2 छड़ रहेंगे, एक एनोड, एक का नाम होगा एनोड और एक का नाम होगा कैथोड। क्या होगा? कैथोड। कैथोड जो होता है वह ऋण आयन होता है। क्या होता है? ऋण आयन। और एनोड जो होता है वो क्या होता है? धन आयन। इसमें क्या भरा हुआ है बेटा? इसमें H2O भरा हुआ है। और जब इसे आप एक बैटरी से जोड़ेंगे, इसे आप क्या करेंगे? एक बैटरी से जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 टूट जाएगा। और H2 कहाँ से जाएगा? देखो H2 ऑक्सीजन गैस निकलता है कहाँ से? एनोड पर। एनोड कहाँ? इधर से कौन निकलेगा?
इधर से निकलेगा H2, ठीक है। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, कैथोड की तरफ से क्या निकलेगा, इधर से निकलेगा ऑक्सीजन। क्लियर है, ऐसे चित्र रहेगा इसका। क्लियर। तो कैथोड पर ऋणायन हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस प्रकार जल के विद्युत अपघटन से गैस अपने अपने अनुपात H2 2, H2 कितने बेटा, H2 कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु है, ऑक्सीजन कितना है 1, 2:1 में H2O 2:1 में प्राप्त होते हैं। क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अवक्षेपण क्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। अवक्षेपण क्रिया क्या होती है? तो जब दो जलीय विलयनों को मिलाने पर एक आघूलनशील, दो जलीय विलयन हो मतलब वो थोड़ा लिक्विड अवस्था में, और उन्हें आपस में मिला दो, जैसे कौन कौन, Na2SO4, जैसे कौन बेटा, Na2SO4, ये क्या है, एक जलीय विलयन है, और इसमें एक और जलीय विलयन मिला दीजिए BaCl2, जलीय विलयन को मिलाते हैं। तो जब दो जलीय विलयनों को मिलाने पर एक आघूलनशील, घुलेना, एक आघूलनशील ऐसा पदार्थ हो जो बाहर निकल जाए, ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो दो चीजें प्राप्त होंगी, एक प्राप्त होगा BaSO4 और एक प्राप्त होगा NaCl। तो BaSO4 इसमें घुला नहीं रहेगा NaCl में, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा अवक्षेप के रूप में। क्या हो जाएगा, सफेद अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाएगा। हमारा मुख्य प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। ये दोनों आपस में मिले नहीं रहेंगे। क्लियर। ये अवक्षेप के रूप में नीचे तली में बैठ जाएगा जब हम इन दोनों का क्रिया कराएंगे। क्लियर। तो सोडियम सल्फेट, इसका सोडियम सल्फेट का जब बेरिलियम क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेरिलियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड में नहीं घुलता है, वो नीचे तली में जाकर बैठ जाता है। देखिए, जब दो जलीय विलयनों को मिलाकर एक आघूलनशील ठोस बनाकर, देखिए आघूलनशील है और ठोस है, आघूलनशील ठोस बनाकर तलछट बनाता है। तलछट मतलब होता है अपशिष्ट बनाता है। क्या बनाता है, अपशिष्ट, तल में बैठ जाता है। तल में क्या हो जाता है, घुलनशील ठोस बनकर तल में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो अभिक्रिया अवक्षेपण क्रिया कहलाती। जब दो जलीय विलयन को हम अभिक्रिया कराएंगे तो जो आघूलनशील ठोस पदार्थ है वह जाकर तली में बैठ जाता है और इसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। देखिए Na2SO4 BaCl2 किस अवस्था में, इक्विवेलेंट जलीय विलयन, और SO4 सॉलिड है, NaCl क्या है, एक्वस है। तो यहाँ BaSO4 श्वेत आघूलनशील ठोस है, किसी में घुलता नहीं है, जो बल्टी पात्र के तल में नीचे क्या हो जाता है, जमकर क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है। देखिए थोड़ा तबीयत नहीं सही है तो मैं आपके सेशन को यहीं पर सेशन को खत्म करता हूँ, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो थोड़ी त्रुटियाँ हो गई हैं, ध्यान नहीं आया, उसी के लिए जो है आप कमेंट कीजिएगा कहाँ गलत हुआ है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया